पहला प्रश्न है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन अशोक, चौथा है रुद्रदामन प्रथम। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका रुद्रदामन प्रथम ने जो है बिना बेगार यानी कि बिना कर लिए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1306 ईस्वी सन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में सीमा क्या थी? पहला ऑप्शन है व्यास, दूसरा है रावी नदी, तीसरा है सिंधु नदी, चौथा है सतलज नदी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सिंधु नदी जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच के सीमा थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा सिंधु नदी थी। उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन के काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर किए गए, किंतु उन्हें दिल्ली सल्तनत की सीमा के बाहर ही रोक दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? पहला ऑप्शन है 78 ईस्वी, दूसरा है 81 ईस्वी, तीसरी है 98 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 121 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? 81 ईस्वी जो थी वो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि थी। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण में 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया था। कनिष्क के पुरुषपुर पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? पहला ऑप्शन है ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के, दूसरा ऑप्शन है शाह वलीउल्लाह के, तीसरा ऑप्शन है मीर दर्द के, चौथा ऑप्शन है ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो किसके शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? सही उत्तर है आपका ख्वाजा उस्मान हारूनी के। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के धार्मिक विचारों द्वारा भारत के चिश्ती शाखा का अत्यधिक प्रचार हुआ। इन्हीं लोगों ने ईश्वरीय प्रेम की प्रेरणा दी और उसको सांसारिक व्यापार से छुटकारा दिलाने में सहायता प्रदान की। इन्हें सुल्तानुल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? पहला ऑप्शन है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है ऑप्शन बाबा फरीद, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया। सही उत्तर क्या होगा? शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे इनको महबूब इलाही अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। पहला ऑप्शन है 7 वर्षों में, दूसरा है 8 वर्षों में, तीसरा ऑप्शन है 9 वर्षों में और चौथा ऑप्शन है 10 वर्षों में। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर है कि अबुल फजल ने अकबरनामा जो था वो पूरा किया था 7 वर्षों में। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 ईस्वी के बीच 7 वर्षों में लिखा गया था। ये पुस्तकें अकबर काल की घटनाओं के वर्णन में से संबंधित। अगला प्रश्न है कि दस्तार बांदान कौन थे? पहला ऑप्शन है ये सूफी संत थे, दूसरा ऑप्शन है ये खान थे, तीसरा ऑप्शन है मलिक थे, चौथा ऑप्शन है ये उलेमा थे। सही उत्तर क्या है? ये उलेमा वर्ग था। ठीक है, तो उलेमा होते थे दस्तार बंदान। व्याख्या कुछ देख लेते हैं। दस्तार बंदान उलेमा कहलाते थे। उलेमा सल्तनत काल में मुस्लिम धार्मिक गुरु थे जिनका कार्य मुस्लिम कानूनों की विवेचना करना था। इसके बाद ही उलेमाओं की अति सक्रियता और बेवजह सुल्तानों पर मुस्लिम कानूनों के अल्पान की प्रवृत्ति को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासकों ने नियंत्रित करते हुए उनके अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किसको साहिब उज्जाद जमानी की उपाधि प्रदान की थी? पहला ऑप्शन है शाइस्ता खान, दूसरा ऑप्शन अमीन खान, तीसरा ऑप्शन है जहां आरा, चौथा ऑप्शन है रोशन आरा। सही उत्तर इसका क्या होगा? साहिबुज्जान की उपाधि दी थी जहां आरा को औरंगजेब द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज्जमान की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। पहला ऑप्शन है सर एंड्रू फ्रेजर, दूसरा ऑप्शन है एच.एल. रिजले, तीसरा ऑप्शन है बॉर्डरिज, चौथा ऑप्शन है ए.टी. अरुंडेल। सही उत्तर क्या होगा? सर एंड्रू फ्रेजर जो थे ये आपके बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन है सविनय आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर क्या है? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे H.W. अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? पहला ऑप्शन है शौकत अली, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली, तीसरा ऑप्शन है मौलाना ए.के. आजाद, चौथा ऑप्शन है M.A. अंसारी। सही उत्तर क्या होगा? शौकत अली थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई।
अगला प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। पहला ऑप्शन है M.K. गांधी, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है महादेव देसाई, चौथा ऑप्शन है मनसुख लाल नजर। सही उत्तर क्या होगा? मनसुख लाल नजर जो थे ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इस पत्रिका का प्रकाशन गांधी के दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है कि वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दूसरा ऑप्शन है कि 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। तीसरा ऑप्शन है कि वो एक गुजराती पत्रकार रफ्त गुफ्तार को उन्होंने आरंभ किया था। चौथा ऑप्शन है कि वो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता में। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, तो आप देखेंगे कि इसमें डी वाला कथन जो है वो असत्य है। वो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, जबकि वो 3 बार रहे थे। बाकी सभी जो है उत्तर जो है सत्य हैं उनके बारे में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी जो है वो असत्य है। अगले इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने गुजराती पत्रकार रफ्त गुफ्तार का आरंभ किया था, लेकिन वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 4 बार नहीं बल्कि 3 बार अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, दूसरा ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, चौथा ऑप्शन है अमृतसर अधिवेशन 1919। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा अमृतसर अधिवेशन 1919। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? पहला ऑप्शन है सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, दूसरा ऑप्शन है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द हिस्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तीसरा ऑप्शन है हिंद स्वराज में, चौथा ऑप्शन है द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। सही उत्तर इसका क्या होगा? हिंद स्वराज में है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी को, तीसरा ऑप्शन है सीआर दास को, चौथा ऑप्शन है फजलुल हक को। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है महात्मा गांधी को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट लिखने का कार्य सौंपा गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, दूसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, चौथा ऑप्शन है फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप देखेंगे कि डी वाला ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य जो है वो सुमेलित हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन स्ट्रगल सुमेलित है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद की थी इंडिया डिवाइडेड। जबकि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दुर्गादास। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर, तीसरा ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स। सही उत्तर क्या होगा? ये कथन था मैक्स मूलर का कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये कथन क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1906, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, तीसरा ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द को कांग्रेस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो कौन सी घटना किस क्रम में हुई ये बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें घटनाएं जो हैं इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले घटना जो हुई थी एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक पास होना, ये पहली घटना थी। उसके बाद आप देखेंगे जो अन्य घटना हुई, इसके बाद जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ,
फिर आप देखेंगे जो घटना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, ये तीसरी घटना है। और उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। तो इस तरह आप मिलान करेंगे तो आपका पहला हो जाएगा 2, फिर उसके बाद हो जाएगा 3, फिर आपका सही उत्तर होगा 4, फिर होगा 1, 2 3 4 1। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1। अब हम सही कालानुक्रम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक अधिनियम के रूप में विधेयक का पास होना, ये रॉलेट का एक्ट है, फरवरी 1919। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, ये 1919 में हुआ था। और बीजी तिलक का जो निधन हुआ था, वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार करते हुए कह दिया था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? पहला ऑप्शन है राजगुरु, दूसरा ऑप्शन है अशफाकुल्ला खां, तीसरा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। सही उत्तर क्या होगा कि किसने कहा था कि मैं अब केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? राम प्रसाद बिस्मिल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप इसको सुमेलित करेंगे तो देखेंगे कि एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके आंदोलन दिए हैं। तो आप देखेंगे कि विनोबा भावे संबंधित थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे। दूसरा है देखते हैं बीजी तिलक जो थे ये संबंधित थे होम रूल आंदोलन से। अरुणा आसफ अली संबंधित थी भारत छोड़ो आंदोलन से। और सरोजनी नायडू संबंधित थी धरसना रेड कांड से। तो इसका सही मिलान देख लेते हैं एक बार। तो विनोबा भावे जो थे इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। बीजी तिलक जो हैं उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरुआत की थी। अरुणा आसफ अली संबंधित हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। और सरोजनी नायडू का संबंध है धरसना रेड से। अगला प्रश्न देखते हैं काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? पहला ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा ऑप्शन है चंद्रभानु गुप्त, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर क्या होगा? काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु एक अध्यक्षता समिति का गठन किया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव की कमेटी की अध्यक्षता हुई। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, जिसे काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी केस के अभियुक्तों की बचाव हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित। अगला प्रश्न है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है रफीक जकारिया, चौथा ऑप्शन है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। सही उत्तर क्या होगा? रफीक जकारिया की ये पुस्तक है जिसका नाम था द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? पहला ऑप्शन है एस सी बोस, दूसरा ऑप्शन है पट्टाभी सीताराम रमैया, तीसरा ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है सरदार किशन सिंह। सही उत्तर इसका क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, एस सी बोस ने जो है महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन। अगला इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने पर राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर किचलू, दूसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है जीबी पंत। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा डॉक्टर किचलू। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो डॉक्टर किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है आपका भगत सिंह द इंडियन सोशलॉजिस्ट, दूसरा है सचिंद्र सान्याल बंदी जीवन, तीसरा ऑप्शन है लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड, चौथा ऑप्शन है भगवती चरण वोहरा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो आप देखेंगे इसमें सही सुमेलित जो नहीं है वो भगत सिंह की द इंडियन सोशलॉजिस्ट नहीं है, जबकि अन्य जो हैं ये सब सुमेलित हैं। तो सही सुमेलन एक बार देख लेते हैं पुनः। भगत सिंह जो हैं इनकी पुस्तक थी वाई सोशलिज्म, सचिंद्र सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन, लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड से संबंधित हैं, भगवती चरण वोहरा की पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था?
पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आपका अब्दुल कलाम आजाद जो थे, इन्होंने 1947 की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया था। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में अबुल कलाम आजाद ने विभाजन प्रस्ताव का समर्थन। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। पहला ऑप्शन है 18 जुलाई 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 19 जुलाई 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 1947 को, चौथा ऑप्शन है 21 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा 18 जुलाई 19। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में जनजातियां हैं, सूची 2 में उन जनजातियों के रहने वाले क्षेत्रों के नाम हैं। तो आप देखेंगे, इसका मिलान करेंगे तो बीरहोर जनजाति जो है ये पाई जाती है झारखंड में। भूटिया जो है इनका निवास स्थान है सिक्किम। टोडा जनजाति रहती है तमिलनाडु के क्षेत्र में, और सेंटिलीज जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजाति है। तो ये आपका सही हो जाएगा। एक बार सही सुमेलन पुनः देख लेते हैं। तो बीरहोर जो है ये झारखंड की जनजाति है, भूटिया संबंधित है सिक्किम से, टोडा है तमिलनाडु से, और सेंटिलीज जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। अब आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कथन सही कारण गलत, चौथा ऑप्शन है कि कथन गलत कारण सही। सही उत्तर इसका क्या होगा कि आप देखेंगे कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। पहला ऑप्शन है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, तीसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, चौथा ऑप्शन है भारत और चीन के बीच में। सही उत्तर क्या होगा? रेड क्लिफ लाइन संबंधित है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। सही सुमेलन आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है रेड क्लिफ लाइन। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो सीमा है वो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से विभाजित है। सही सुमेलन देखेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है रेड क्लिफ लाइन। अमेरिका और कनाडा जो है वो 49 डिग्री अक्षांश से विभाजित होता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? पहला ऑप्शन है आर्य, दूसरा है खंडित, तीसरा है वृक्षनुमा, चौथा है जालीदार। तो दक्षिण भारत की नदियों के विषय में बताना है, तो सही उत्तर क्या होगा? ये वृक्षनुमा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है अभ्रक, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन है जिप्सम। सही उत्तर इसका क्या होगा? अभ्रक। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद हल्दिया को, दूसरा ऑप्शन है सदिया दुबरी को, तीसरा ऑप्शन है कोल्लम कोट्टापुरम को, चौथा ऑप्शन है काकीनाडा पुडुचेरी को। सही उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद हल्दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है डाउन्स, दूसरा है वेल्स, तीसरा है स्टेपीज, चौथा ऑप्शन है पेरीज। सही उत्तर क्या होगा? स्टेपीज जो हैं ये आपके शीतोष्ण घास के क्षेत्र हैं जो यूरेशिया में पाए जाते हैं। कुछ अन्य प्रमुख देख लेते हैं। शीतोष्ण घासबंदी घास के मैदान जिसमें प्रेरी है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, पैम्पास जो है अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी जो है ये आपका एशिया, रूस और चीन, मंचूरिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? पहला ऑप्शन है समुद्र, दूसरा ऑप्शन है घास के मैदान, तीसरा ऑप्शन है वन, चौथा ऑप्शन है पर्वत। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है समुद्र। अगला प्रश्न है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका फास्फोरेसेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका बायोल्यूमिनेसेंस, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या होगा? ए और बी दोनों सही उत्तर होगा, यानी कि फास्फोरेसेंस भी और बायोल्यूमिनेसेंस भी इसका परिघटना। अगला प्रश्न है कि वायुदाब सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन है शीत ऋतु में, दूसरा ऑप्शन है बसंत ऋतु में, तीसरा ऑप्शन है शरद ऋतु में, चौथा ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में। सही उत्तर क्या है? ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि एक तरफ जो है चक्रवात दिए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, तो बताना है किस देश में कौन से चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। तो आप मिलान करेंगे तो आप इसमें देखेंगे विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है, हरिकेन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले चक्रवात को कहा जाता है, और टाइफून संबंधित है
फिलीपींस के क्षेत्र से और बागियो संबंधित है चीन से। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। एक बार फिर से जो है देख लेते हैं सही सुमेलन। तो विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, टाइफून फिलीपींस से संबंधित है, बागियो चीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? पहला ऑप्शन है केप ऑफ गुड होप, दूसरा है पनामा नहर, तीसरा ऑप्शन है सुएज नहर, चौथा ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक। सही उत्तर क्या होगा? व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है जयरे। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जयरे, कांगो जयरे। अगला प्रश्न है कि जापान लगभग आत्मनिर्भर है? पहला ऑप्शन है बॉक्साइट में, दूसरा है लौह अयस्क में, तीसरा ऑप्शन है तांबा में, चौथा ऑप्शन है खनिज तेल में। सही उत्तर क्या है? तांबे में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है भूटान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। सही उत्तर क्या है? तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, चौथा ऑप्शन है कानपुर। सही उत्तर क्या होगा? गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत का भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है केरल में, तीसरा है पंजाब में, चौथा ऑप्शन है हरियाणा में। सही उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा है के.एम. मुंशी, तीसरा ऑप्शन है बी.एन. राव, चौथा ऑप्शन है आपका टी.टी. कृष्णाचारी। सही उत्तर क्या है? बी.एन. राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे संविधान। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पहला ऑप्शन है एन गोपालस्वामी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। तो सही उत्तर इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर होगा एन गोपालस्वामी और तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे प्रारूप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 32, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 48, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51। सही उत्तर इसमें बताना है। सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 40 जो है आपका संबंधित है ग्राम पंचायतों के संगठन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है 7 दिन की, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन की, तीसरा ऑप्शन है 21 दिन की, चौथा ऑप्शन है 30 दिन। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 14 दिन की पूर्व सूचना भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व दी जानी आवश्यक। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के भी हस्ताक्षर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति। सही उत्तर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। समिति के 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सही है? राज्यसभा के विषय में बताना है कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है भंग नहीं की जा सकती, दूसरा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तीसरा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, चौथा है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि मल्टीपल जो है आंसर सही होंगे आपके। तो आपको देखना है कि पहला कौन सा सही होगा इसमें कि ये राज्यसभा जो है भंग नहीं की जा सकती और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न पहला और तीसरा आपका सही होगा, जबकि अन्य जो है गलत हैं।
तो आप जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यता की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है, 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। तो निम्न में से कितने जो हैं ये भारत की संसद में होते हैं? तो आप देखेंगे इसमें मल्टीपल आंसर सही होंगे, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत की संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये तीनों से ही मिलकर संसद बनी है और इसमें उपराष्ट्रपति का संबंध नहीं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राज्यसभा का सभापति, चौथा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये आपके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक के पीठासीन होगा। इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्ष होगा। ये उपसभापति की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा है राष्ट्रपति को, तीसरा है प्रधानमंत्री को, चौथा है विधि मंत्री। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह त्याग पत्र दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? पहला ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद में, दूसरा है शंकरी प्रसाद के वाद में, तीसरा ऑप्शन है आपका रुदल शाह का वाद, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, जिसमें मूलभूत संविधान के ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा है ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश के निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324, 329 के निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। दूसरा ऑप्शन है कि वो राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तीसरा ऑप्शन है कि वो राज्य या तो लोकसभा या विधानसभा में 8% वोट मत प्राप्त करता है, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा कि वो राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 6% वोट मत प्राप्त करता है, तो राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से सही कालानुक्रम बताना है, पहचान करनी है। तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम में सबसे पहले बना था आपका आंध्र प्रदेश, तो ये पहले नंबर पे है। इसके बाद आप देखेंगे कि हरियाणा राज्य बना था, ये दूसरे नंबर पे। इसके बाद आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश बना तीसरे नंबर पे, इसके बाद बना सिक्किम। ठीक है, तो आपका इस वाले प्रश्न का सही कालानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले बना आंध्र प्रदेश, उसके बाद बना हिमाचल, उसके बाद बना हरियाणा, उसके बाद बना हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बना आपका सिक्किम। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। एक बार सही सुमेलन पुनः देख लेते हैं तो देखेंगे कि राज्य जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में और सिक्किम जो बना था 1975 में। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति जो है वो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, बताना। पहला ऑप्शन है PVN राव समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति, चौथा है बलवंत राय मेहता समिति। सही उत्तर क्या होगा? PVN राव समिति जो थी वो
पंचायती राज संस्था से बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में बनी, जीके राव समिति जो थी 1985 में, और एल एम सिंघवी समिति 1986 में बनी, और अशोक मेहता समिति 1977 से। अगला प्रश्न है कि ट्राइसम एक कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास का, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास का, तीसरा ऑप्शन है शहरी विकास का, चौथा ऑप्शन है सुरक्षात्मक तैयारियों का। सही उत्तर क्या होगा? ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसम। तो इसके विषय में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अगस्त 1979 में ट्राइसम योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई थी। 1979 में ही ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसम की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 171 के अंतर्गत, दूसरा है अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, तीसरा है आपका अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन है आपका 279 से 295 के अंतर्गत। सही उत्तर क्या है? 268 से 281 के बीच में केंद्र और राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान है, जो कि केंद्र राज्य आर्थिक संबंधों के निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण एजेंसी भी है। यह कर राजस्व में के केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसे हम ICRISAT भी कहते हैं, ICRISAT। ठीक है, तो ICRISAT जो है ये स्थित है, बताना है कहाँ। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है पटना, तीसरा है भुवनेश्वर, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका हैदराबाद में स्थित है ICRISAT। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था। पहला ऑप्शन है नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों को कम करने हेतु सुझाव देने के लिए, दूसरा है कि नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय समावेशन के दिशा निर्देशों के बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन है बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल प्रयोग के अध्ययन हेतु। सही उत्तर क्या होगा? नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ सूची 1 में जो है आपका जो है संबंधित विषय दिया है, सूची 2 में क्रांतियां दी गई हैं। तो बताना है कि कौन से विषय से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो आप पहले मिलान करेंगे। खाद्य उत्पादन वृद्धि संबंधित है आपका हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन जो है संबंधित है आपका श्वेत क्रांति से, मत्स्य पालन संबंधित है नीली क्रांति से, उर्वरक संबंधित है भूरी क्रांति से। सही सम्मेलन हो जाएगा। एक बार पुनः सही सम्मेलन देख लेते हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से है संबंधित हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से, मत्स्य उत्पादन संबंधित नीली क्रांति से, उर्वरक भूरी क्रांति। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, दूसरा है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, चौथा ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। सही उत्तर क्या होगा? व्यक्ति की ऊंचाई की अगर आधी है समतल दर्पण की ऊंचाई, तो वो पूरा प्रतिबिंब व्यक्ति अपना देख सकता है दर्पण में। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। पहला ऑप्शन है ठोस में नहीं चल सकती, दूसरा ऑप्शन है द्रवों में नहीं चल सकती, तीसरा है गैसों में नहीं चल सकती, चौथा ऑप्शन है कि निर्वात में। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा कि निर्वात में जो है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस ध्वनि तरंगें चलती हैं क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। निर्वात में इनके लिए माध्यम का अभाव होता है, अतः ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चलती हैं। अगला प्रश्न है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। पहला ऑप्शन है थर्मोपाइल, दूसरा ऑप्शन है सौर सेल, तीसरा है डायनेमो, चौथा ऑप्शन है लघु विमान नाभिकीय रिएक्टर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सौर सेलें जो हैं ये कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा के स्रोत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन है विस्फोटक पदार्थ नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है ट्राई नाइट्रोटोइलिन, दूसरा है डाई नाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा है कि साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रामीन, चौथा है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। सही है, तो सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, क्योंकि अन्य जो है ये सब विस्फोटक। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो ट्राई नाइट्रोटोइलिन जो है TNT जिसे कहते हैं, इसकी विस्फोटक गति जो होती 6900 मीटर प्रति सेकंड है। साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन ये RDX का एक रासायनिक नाम है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसे USA में साइक्लोनाइट तथा जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग होते हैं
पहला ऑप्शन है निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। दूसरा है कि निद्रा में आंख खुली रहती है। तीसरा है कि निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। चौथा ऑप्शन है कि निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। सही उत्तर क्या है? निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास जो होता है ये बाधित होता रहता है, इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है इससे। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। पहला ऑप्शन है वृद्धों में, दूसरा है ड्रग नशेड़ियों में, तीसरा है छोटे बच्चों में, चौथा ऑप्शन है केवल महिलाओं में। सही उत्तर क्या है? छोटे बच्चों में पाया जाता है सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार। सेरेब्रल पॉल्सी जो है ये एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये एक प्रकार की मानसिक रुग्णता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? एस्ट्रोजन जो है ये समाप्त हो जाता है रजनोवृत्ति के पश्चात। अगला इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो शुक्राणु के निर्माण तथा उनकी चलनशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। इसी कमी से नपुंसकता हो सकती है। महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन है। मादा के द्वितीय लैंगिक अंगों के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था के बाद महीनों में स्रावित होता है। स्त्रियों में रजनोवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो होती है। पहला ऑप्शन है पांव से ली गई शिरा, दूसरा ऑप्शन है अग्र हस्त से ली गई धमनी, तीसरा ऑप्शन है सीने छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या है? इनमें से सही उत्तर इसका क्या होगा? कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी से पांव से ली गई शिरा रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बायोलॉजिकल रिफरेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। पहला ऑप्शन है घुटने के जोड़ों का, दूसरा है एड़ी के जोड़ों का, तीसरा है नितंब के जोड़ों का, चौथा है कशेरुकी जोड़ों का। सही उत्तर क्या है? घुटने के जोड़ों को जो है बायोलॉजिकल रिफरेंसिंग के द्वारा करते हैं। बायोलॉजिकल रिफरेंसिंग घुटने के जोड़ों का उपचार करने की एक आधुनिक शल्य तकनीक है। इसका विकास 1980-90 के दशक में किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। पहला ऑप्शन है पैथोलॉजी विभाग में, दूसरा है शल्य चिकित्सा विभाग में, तीसरा है कार्डियोलॉजी विभाग में, चौथा है न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। सही उत्तर क्या है? कार्डियोलॉजी विभाग में होती है कैथ लैब। अस्पताल की कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। इस स्थान पर रोगियों की तत्व संबंधी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि सूची 1 को मिलान करेंगे तो विटामिन B12 जो है ये संबंधित है आपका कोबाल्ट से, हीमोग्लोबिन संबंधित है लोहा से, क्लोरोफिल संबंधित है मैग्नीशियम से और पीतल संबंधित है तांबे से। एक बार पुनः सही सम्मेलन देखते हैं। विटामिन B12 जो होता है ये कोबाल्ट संबंधित है, हीमोग्लोबिन लोहे से, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से और पीतल जो है तांबे से। अगला प्रश्न देखते हैं बायोलॉजिकल पार्क अवस्थित है। पहला ऑप्शन लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा आगरा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? लखनऊ में जो है आपका बायोलॉजिकल। अगला प्रश्न है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। पहला है 10%, दूसरा है 23%, तीसरा है 33%, चौथा है 53%। सही उत्तर क्या है? 33% होना चाहिए। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 16 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर को, चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी को। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर संबंधित है। पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, दूसरा है वायु प्रदूषण से, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण से, चौथा है जल प्रदूषण से। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है गेहूं का खेत, दूसरा है धान का खेत, तीसरा ऑप्शन है कपास का खेत, चौथा है मूंगफली का खेत। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है आपका धान के खेत जो है वो मीथेन गैस के उत्पादन का स्रोत है। अगला प्रश्न है कि नीरी अवस्थित है, बताना है कहाँ पे अवस्थित है। पहला ऑप्शन है नागपुर में, दूसरा मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है बंगलुरु। सही उत्तर क्या होगा? नीरी जो है वो नागपुर में अवस्थित है। नीरी का पूरा नाम जो है वो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्थान का ही एक संक्षिप्त रूप नीरी है जिसकी स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में की गई थी। यह अनुसंधान केंद्र पर्यावरण तकनीकों व उनके उपयोग से संबंधित क्रियाओं से जुड़े तथ्यों की जांच करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा 1986, तीसरा ऑप्शन है 1990, चौथा ऑप्शन है 1994। सही उत्तर क्या है? 1986 जो है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से पर्यावरणीय मानकों के संबंध में भिन्न विनियमों
का निर्माण किया गया है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रगति हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जैव विविधता दृष्टि से धनी स्थान है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है थार रेगिस्तान, चौथा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। सही उत्तर क्या है? पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक धनी स्थान। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न दो स्थल हैं, एक तो पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? पहला ऑप्शन है PAN, दूसरा है स्मॉग, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है ओजोन। तो आपको बताना है कि द्वितीय प्रदूषक नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये द्वितीय प्रदूषक नहीं है। ऐसे प्रदूषक जो प्रत्यक्षता प्रभाव डालते हैं प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, जबकि ओजोन, स्मॉग, PN जो है द्वितीय प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित, दूसरा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, चौथा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। सही उत्तर क्या है? आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ना कि हंगुल के लिए। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है यकृत कैंसर का, दूसरा मस्तिष्क कैंसर का, तीसरा है मुखी कैंसर का, चौथा है त्वचा कैंसर का। सही उत्तर क्या है? त्वचा कैंसर हो सकता है सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से। व्याख्या देखते हैं, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से यदि ओजोन की परत की अनुपस्थिति में सीधे पृथ्वी पर आ जाए तो विभिन्न प्रकार की व्याधियों को जन्म देंगी, इसमें त्वचा कैंसर, जीन आधारित समस्या। अगला प्रश्न है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड विकिरणों से, दूसरा है अल्ट्रावायलेट विकिरणों से, तीसरा है एक्स किरणों से, चौथा है ऑप्शन गामा किरणों से। सही उत्तर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है ओजोन बायोस्फीयर को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेंज से हमारी पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विघटित प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है वाहित मल, तीसरा है प्लास्टिक, और चौथा है एस्बेस्टॉस। सही उत्तर क्या है? वाहित मल जो है ये एक जैव विघटित प्रदूषक है। जैव विघटित प्रदूषक का तात्पर्य ऐसे प्रदूषकों से है जिनका विघटन व वियोजन सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। इसमें जो है आपका वाहित मल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ऑप्शन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है गुइनडी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप जानते हैं कि सही उत्तर क्या होगा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बनने वाला नेशनल पार्क था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत और एशिया में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हेली के नाम पर बनाया गया। 1936 में नैनीताल में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया। इस स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 में इसका नाम बदलकर महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता का अर्थ है। पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, दूसरा है विभिन्न प्रकार के जंतु, तीसरा ऑप्शन है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। सही उत्तर क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जैव विविधता का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। इनका सही मिलान करेंगे तो आप देखेंगे कि डौचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है संबंधित है जम्मू कश्मीर से। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है संबंधित है राजस्थान से। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो संबंधित है मध्य प्रदेश से। पेरियार जीव वन अभ्यारण्य जो है ये संबंधित है केरल से। सही मिलान ये हो जाएगा। एक बार पुनः सही मिलान देख लेते हैं। तो डौचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका राजस्थान में है। कान्हा जो है राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, दूसरा है ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, तीसरा है सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, चौथा है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। सही सुमेलित बताना है आपको। तो आप देखेंगे सांडी जो है ये हरदोई में स्थित है अभ्यारण्य। सही सुमेलन एक बार पुनः देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि बखीरा जो है ये आपका कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी जो है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका ललितपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय हैं, दूसरा है मरुस्थली बिरली जो कि विलुप्त प्राय हैं, तीसरा है हलाकू वन जो कि विलुप्त प्राय हैं और चौथा है एशियाई जंगली कुत्ते जो कि असुरक्षित की श्रेणी में है। तो आपको बताना है कौन से जो है जानवर किस श्रेणी में है वो सुमेलित नहीं वाला बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुनहरे लंगूर जो है विलुप्त प्राय श्रेणी में नहीं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है व्यापक नीच, दूसरा है बड़े आकार वाला शरीर, तीसरा है संकुचित नीच, चौथा है आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो आपका जो है उत्तरदायी कारक नहीं, व्यापक नीच जो है ये उत्तरदायी कारक नहीं, जबकि बड़े वाला आकार वाला शरीर, संकुचित नीच और आनुवांशिक भिन्नता की कमी भी जो है उत्तरदायी होती है किसी प्रजाति के विलोपनता के लिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 11। सही उत्तर क्या है? अगला प्रश्न है एजेंडा 21 कितने समझौते हैं इसमें? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। सही उत्तर क्या है? 5 समझौते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 का संबंध जो है सतत विकास से है। इसके अंतर्गत कुल 5 समझौते हस्ताक्षरित किए गए हैं। एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी सम्मेलन 1992 से है, जिसे पर्यावरण संरक्षण हेतु ब्राजील में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आप देखेंगे एक तरफ अभियान दिए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिए हैं। तो आप देखें कौन सा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। साक्षरता भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई 1988 में। तो आपका सही सुमेलन क्या होगा? 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान 3, 4, 1 और 2, ये सही मिलान हो जाएगा। एक बार सही सुमेलन पुनः देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान जो था इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। साक्षर भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई।